हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HFC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। और ये जो वीडियो है ये डिटेल में होने वाली है, इसलिए ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ उस हर एक पॉइंट को जो है समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर जो है रिस्क असेसमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको पता चल पाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट यानी कि होता क्या है। तो रिस्क असेसमेंट यानी कि उसमें किसी काम को कंसीडर करके उस काम को आपको केयरफुल एग्जामिनेशन करना होता है और उसमें देखना होता है कि उस काम करते वक्त उसमें कोई खतरा तो नहीं है या फिर उसकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। और वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस नुकसान से या फिर उस खतरे से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है ये हमें पता चल सके और साथ ही में उस खतरे को या फिर नुकसान को हम प्रिवेंट कर सके। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो रिस्क असेसमेंट यानी कि किसी एक्टिविटी को पहले कंसीडर किया जाता है और फिर उस एक्टिविटी में आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसमें हजार्ड्स क्या है और फिर उस हजार्ड से होने वाले जो भी रिस्क है उसको फिर इवेल्युएट किया जाता है। इवेल्युएट करने के बाद हम जो है उस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं एक एक्सेप्टेबल लेवल में। चलिए बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी एक्सीडेंट्स हो या फिर इल हेल्थ हो उसको प्रिवेंट करना। चलिए बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट के क्या 5 स्टेप्स है। तो उसमें पहला स्टेप आता है कि जो भी एक्टिविटी आपने कंसीडर की है उस एक्टिविटी में क्या हजार्ड्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि उस हजार्ड की वजह से किन लोगों को नुकसान हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद जो है हमें रिस्क को इवेल्युएट करना है और डिसाइड करना है कि इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। फिर उसके बाद है कि हमें जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है उसका हमें रिकॉर्ड रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और फिर लास्ट में है कि इसको हमें रिव्यू करना है और जहां पर जरूरत हो वहां पर इसको अपडेट करना है। तो इस प्रकार जो है ये रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स है। तो इसको आपको बारीकी से समझने के लिए इसको डिटेल में समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फिर इसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला हमने स्टेप देखा था कि किसी एक्टिविटी को कंसीडर करके हम उस एक्टिविटी में क्या हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो हमारा पहला स्टेप हो जाता है। तो अब ये जो हजार्ड है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें हम जो भी वर्क प्लेस है उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जो भी वर्क फोर्स है उसके साथ हम बात कर सकते हैं। नॉन इंस्पेक्शन जो भी टेक्निक्स है यानी कि जैसे जो टेक्निक्स है वो हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि कंबाइंड टेक्निक से भी हम हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये कंबाइंड टेक्निक्स यानी कि जो भी ऑडिट्स होता है तो उस ऑडिट की वजह से जो भी रिजल्ट्स निकलता है वो यानी कि कंबाइंड टेक्निक्स में आता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट का जो भी रिकॉर्ड रहता है उसमें से भी हम हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है कि नियर मिस रिपोर्ट से भी हम हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। तो सेकंड स्टेप थी कि जो भी हजार्ड्स है जो हमने आइडेंटिफाई किया था तो उसकी वजह से कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको नुकसान हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय को तो कंसीडर करना ही है कि उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन उनके अलावा आपको यंग जो पर्सन्स हो या फिर ट्रेनीज हो या फिर विजिटर्स हो या फिर नए या फिर एक्सपेक्टेंट जो मदर्स हो या फिर क्लीनर्स हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हो या फिर मेंबर ऑफ पब्लिक हो या फिर आपका जो वर्क प्लेस शेयर करते हैं वो आदमी हो, तो इनको भी जो है वो आपको कंसिडर करना होता है। चलिए अब जानते हैं थर्ड स्टेप के बारे में, जो थी कि आपको यहाँ पर जो भी रिस्क है उसको इवेल्युएट करना है और साथ ही में इसके लिए आपको प्रिकॉशंस भी लेने हैं। तो इसमें है कि हर एक जो हजार्ड है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसकी वजह से क्या हार्म हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। और इसकी मदद से जो है आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको जो रिस्क लेवल है उसको आपको कितना रिड्यूस करना है या फिर नहीं करना है। यहाँ तक कि जब आप सारे प्रिकॉशंस ले लेते हो तब भी जो है कुछ ना कुछ जो रिस्क वहां पर है वो मौजूद रहती है। तो उसके लिए आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी सिग्निफिकेंट हजार्ड है तो उसमें से जो भी बची हुई जो रिस्क है वो हाई है, मीडियम है या फिर लो है, ये आपको वहां पर डिसाइड करना होता है। और ये डिसाइड करने के लिए आप रिस्क लेवल का यूज कर सकते हो। तो रिस्क लेवल यानी कि प्रोबेबिलिटी बाय सेवरिटी। तो ये रिस्क लेवल क्या होता है, रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है और सेवरिटी क्या होता है, इसके बारे में हम आगे में बात करने ही वाले हैं।
फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप था कि जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है जो हमने फाइंड आउट किए हैं तो उसका हमें रिकॉर्ड रखना है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है। तो वो जो रिस्क असेसमेंट का जो रिकॉर्ड है उसमें आता है कि जो भी नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड हुए हैं उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी एग्जिस्टिंग कंट्रोल है उसकी एडिक्वेसी क्या है उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और कोई भी जो नेसेसरी फर्दर प्रिकॉशंस है उसका भी जो रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। और ये जो रिस्क असेसमेंट है ये सभी के लिए जो है वो अवेलेबल होना चाहिए जो वहां पर इन्वॉल्व है, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट्स हो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है कि आपको इसका रिव्यू करना है और जहां पर जरूरत हो वहां पर इसको अपडेट करना है। तो ये जो रिस्क असेसमेंट है इसका आपको रिव्यू कब करना है, तो जब भी कोई अगर एक्सीडेंट होता है या फिर इंसिडेंट होता है या फिर जो भी मटेरियल्स है उसमें अगर चेंजेस आते हैं या फिर लेजिस्लेशन में चेंजेस आते हैं या फिर जो भी क्लेम्स हो उसका कंपनसेशन हो या फिर जो भी प्रोसेस है उसमें चेंजेस हो या फिर प्रीमाइसेस में चेंजेस हो या फिर जो भी वर्क पैटर्न है उसमें अगर चेंजेस हो या फिर जो भी इन्फोर्समेंट एक्शंस है उसमें चेंजेस हो या फिर अगर पॉलिसी को रिव्यू करना हो, तो इनमें से अगर कुछ भी अगर होता है तो उस वक्त जो है आपको इस रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है और अपडेट करना है। तो रिस्क मैट्रिक्स जानने से पहले आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए कि रिस्क यानी कि होता क्या है। तो रिस्क यानी कि प्रोबेबिलिटी बाय सेवरिटी, कई जगह पर इसको प्रोबेबिलिटी और सेवरिटी कहते हैं तो कहीं पर इसको कहते हैं लाइक्लीहुड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि रिस्क यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी सेवरिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि एक्सीडेंट होने की कितनी संभावना है, यानी कि उसका कितना चांस है, उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और सेवरिटी यानी कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से जो भी रिजल्ट होता है उसे सेवरिटी कहते हैं, यानी कि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि वो उसके परिणाम है। आपके सामने ये एक रिस्क मैट्रिक्स है जिसमें 3 कलर बताए गए हैं। फर्स्ट है ग्रीन, सेकंड है येलो और थर्ड है रेड। अब ये तीनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है लो रिस्क को, यानी कि वो जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल है, और येलो कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मीडियम रिस्क को, यानी कि वो जो रिस्क है वो टोलरेबल है कुछ वर्क एक्टिविटी के लिए। और थर्ड है रेड कलर, यानी कि हाई रिस्क, यानी कि ये जो रिस्क है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है और इसके ऊपर हमें इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि रिस्क मैट्रिक्स होता क्या है और उसकी रेटिंग कैसे दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिस्क यानी कि क्या होता है, सेवरिटी बाय प्रोबेबिलिटी। तो अब आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सेवरिटी कितनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए आपको ये जो रिस्क मैट्रिक्स है ये आपको सहायता करेगा। तो चलिए कंसीडर करते हैं एक कोई एक्टिविटी कि जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी सेवरिटी क्या है। चलिए कंसीडर करते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स है वो मेसनरी का काम कर रहे हैं, वो भी हाइट पर। अब ये जो 4 मेसन है वो 10 मीटर की हाइट पर काम कर रहे हैं और वो स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ दूसरी टीम जो है वही काम कर रही है मेसनरी वर्क का, लेकिन 3 मीटर की हाइट पर कर रही है। अब इसमें देखिए कि जो 10 मीटर पे काम कर रहे हैं 4 लोग और यहाँ पर जो है 3 मीटर पर काम कर रहे हैं, अब इन दोनों में जो रिस्क लेवल है वो कम ज्यादा है। जैसे कि जो 10 मीटर पर काम कर रहा है वो थोड़ा ज्यादा ही रिस्क में है और जो 3 मीटर पर काम कर रहा है वो थोड़ा कम रिस्क में है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि पहली जो टीम है जो 10 मीटर पर काम कर रही है उसका जो सेवरिटी रेट है वो एक तो हाई होगा, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे गिरेंगे तो उसमें जो है उनको काफी इंजुरी हो सकती है और शायद हो सकता है कि फटल एक्सीडेंट भी हो। लेकिन जो टीम 3 मीटर की हाइट पर काम कर रही है वो अगर नीचे गिरेगी तो हो सकता है कि उनको चोट ना लगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो उनको इंजुरी हो रही है वो कम मात्रा में हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ऊपर वाली जो टीम है, जो टीम ए है जो 10 मीटर पे काम कर रही है, उसकी सबसे पहले हम सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो उसकी जो सेवरिटी रेट जो हो जाएगा जब वो आदमी नीचे गिरेगा तो उसका फटल एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उसका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 5, यानी कि उसकी जो सेवरिटी आएगी वो रहेगी 5। और फिर अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी, अब उसका चांस कितना है। अब देखिए चांस कितना है, यानी कि हमें ये कंसीडर करना है कि वहां पर अगर मान लो कि 10 मीटर हाइट पर वहां पर मिड रेल नहीं है, टॉप रेल नहीं है और उसने जो हार्नेस है वो पहना है लेकिन कहीं पर एंकर नहीं किया है, तो वहां पर जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है उसकी नीचे गिरने में। ठीक है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5, यानी कि 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। तो 25 देखिए यहाँ पर कितना है वो रेड में है, यानी कि इसका जो रिस्क लेवल है वो रेड है, यानी कि वो हाई है।
अब कंसीडर करते हैं टीम बी। अब टीम बी देखिए वो 3 मीटर पर काम कर रही है, यानी कि उसके जो नीचे गिरने के बाद जो भी इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट जो है वो कम हो सकता है, यानी कि उसको चोट नहीं भी पहुंच सकती है या फिर उसको इंजरी अगर होती है तो वो कम हो सकती है। तो उसका जो रेशो है वो हम दे सकते हैं यहाँ पर 2, यानी कि उसकी सेवरिटी कितनी आएगी 2। अब उसकी देखना है हमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि ये कितना चांस है उसको नीचे गिरने का। अब देखिए कि ये 3 मीटर की हाइट पर जब वो काम कर रहे हैं तो मान लो वहाँ पर मिड रेल है, टॉप रेल है और उसने बाकायदा जो है अपना फुल बॉडी हार्नेस एंकर नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर मान लो उसका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो रेलिंग के साथ टकराएगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी कम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर लिखते हैं 2, यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 यानी कि ग्रीन। सो ग्रीन जो है वो उसकी रिस्क लेवल जो है वो लो है। चलिए अब देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट को कैसे बनाना है और उसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो ध्यान में रखिए कि जब भी आपको रिस्क असेसमेंट बनाना है तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले एक्टिविटी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कंसीडर करने के बाद हमें उसका जो हजार्ड है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हजार्ड, फिर ये जो हजार्ड फाइंड आउट करने के बाद उसमें क्या रिस्क है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिस्क। फिर उसके बाद ये जो हमने एक्टिविटी ली है उसके लिए हमारे पास क्या एग्जिस्टिंग कंट्रोल है वो हमें इसमें लिखना है। फिर उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी रेटिंग जो हमने इसके पहले देखा था, फिर है सेवरिटी रेटिंग, और फिर जो इन दोनों का जो इम्पैक्ट लेवल है, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था लो हो गया, मीडियम हो गया, हाई हो गया, ये जो लेवल है वो हमें इसमें लिखना पड़ता है, यानी कि उसके बाद आ गया आपका इम्पैक्ट लेवल। फिर उसके बाद आता है एडिशनल कंट्रोल मेजर्स। इसके पहले जो हमने देखा था वो था एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स, यानी कि कोई भी काम चालू करने से पहले आप कौन से कंट्रोल्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स। और एडिशनल कंट्रोल मेजर्स यानी कि काम करने के वक्त आप कौन से कंट्रोल मेजर्स यूज करते हो वो एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में आता है। फिर उसके बाद आता है रेसिडुअल इम्पैक्ट, यानी कि इसके पहले जो हमने देखा था कि इम्पैक्ट लेवल जो है वो हाई आता है, मीडियम आता है, लो आता है, उसको जो है हमें एडिशनल कंट्रोल मेजर्स देने के बाद में उसको लो कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, तो वो आएगा अपना रेसिडुअल इम्पैक्ट। अब ये जो रेसिडुअल इम्पैक्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये एडिशनल कंट्रोल मेजर्स के ऊपर। जब हमने एडिशनल कंट्रोल मेजर कंसीडर किए तो उसके बाद जो उसका रिस्क लेवल है वो कम हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा तो वो रेसिडुअल इम्पैक्ट में आएगा। और लास्ट में आता है एक्शन बाय। एक्शन बाय यानी कि वो जो एक्टिविटी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका उसमें नाम आएगा। जैसे कि इंजीनियर हो गया, सुपरवाइजर हो गए, मैनेजर हो गए, तो ये एक्शन बाय में आएंगे। चलिए अब कंसीडर करते हैं एक एक्टिविटी और उसके अनुसार ये हीरा हम फिलअप करते हैं। अनलोडिंग फ्रॉम व्हीकल एंड स्टैकिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार, यानी कि मान लीजिए कि एक ट्रेलर के ऊपर जो है वो रेनफोर्समेंट स्टील है और वो जो रेनफोर्समेंट स्टील है वो आपको अनलोड करना है और बाकायदा उसको स्टैकिंग करना है। तो वो एक्टिविटी हमने सबसे पहले कंसीडर किया। अब देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या हजार्ड आ सकता है। अब देखिए कि वो जो ट्रेलर है तो उसके साथ में अगर मान लो आजू बाजू में कोई अगर व्हीकल चलती रहती है तो क्या होगा कि जो व्हीकल मूवमेंट है वो एकदम रश हो जाएगी, तो रश व्हीकल मूवमेंट ये आपका हजार्ड आएगा। सेकंड आएगा कि जब आप ये व्हीकल रिवर्स करते हो तो वो भी एक हजार्ड आएगा, तो रिवर्सिंग ऑफ द व्हीकल ये एक हजार्ड आएगा। फिर उसके बाद आएगा कि जो रेनफोर्समेंट स्टील बार है उसमें अगर मान लो शार्प एजेस है और वो जो अगर आप अनलोड कर रहे हो तो वो जो शार्प एज है वो भी एक हजार्ड है, तो यानी कि अनलोडिंग ऑफ शार्प एज रीबार्स ये भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद आएगा कि मान लो आपने अनलोडिंग तो कर लिया लेकिन उसको प्रॉपरली स्टैक नहीं किया, यानी कि इम्प्रॉपर स्टैकिंग, तो वो भी एक हजार्ड है। अब देखिए कि पहले एक्टिविटी कंसीडर की, फिर हजार्ड, और हजार्ड के बाद जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो आएंगे। यानी कि कोई आदमी ऊपर में काम कर रहा है और वो नीचे गिर गया तो उसको इंजरी हो गई, तो उसकी जो इंजरी है वो पॉसिबल आउटकम में आएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें रिस्क क्या है। तो सबसे पहले जो हमने हजार्ड देखा था रश व्हीकल मूवमेंट, अब मान लो बहुत सारा रश हो गया तो उसमें क्या होगा कि जो भी वर्कमैन है उसको इंजरी हो सकती है, यानी कि इंजरी टू वर्कमैन, ये उसकी रिस्क आएगी, यानी कि वो उसका पॉसिबल आउटकम आएगा। फिर सेकंड हजार्ड हमने देखा था रिवर्सिंग ऑफ व्हीकल, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, रन ओवर ऑन वर्कमैन, यानी कि व्हीकल रिवर्स करते वक्त उसके अगर ड्राइवर का ध्यान नहीं रहेगा तो वो जो वर्कमैन है वहां पर काम कर रहे उसके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा सकता है, तो वो एक उसके पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। फिर थर्ड हमने हजार्ड देखा था अनलोडिंग ऑफ शार्प एज रीबार्स, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे कि कट इंजरी हो सकती है, वो जो शार्प एज है उसकी वजह से कट इंजरी हो सकती है। फिर उसके बाद हमने हजार्ड देखा था इम्प्रॉपर स्टैकिंग, यानी कि स्टैकिंग अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, ट्रिप और फॉल इंजरी हो सकती है।
चलिए अब देखते हैं कि उसके एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी ऑपरेटर्स है या फिर जो भी ड्राइवर्स है वो बाकायदा उनके पास लाइसेंस होने चाहिए और उनके पास बाकायदा एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। सेकंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल ये है कि जो भी व्हीकल्स है उसका जो रिवर्स हॉर्न है और जो टेल लाइट्स है वो अच्छी कंडीशंस में होने चाहिए। फिर थर्ड में आएगा कि सफिशिएंट नंबर ऑफ जो भी स्किल वर्कमैन है उसे ही हमें डिप्लॉय करना है काम के लिए और उनको बाकायदा आपको पीपीईस प्रोवाइड करनी है, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, हैंड ग्लोव्स हो गए, ये सब उन वर्कर को देना है ताकि वो सेफली काम कर सके। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी रिबार्स है उसको हमें साइज वाइज जो है वो स्टैक करना है और साइज वाइज स्टैक करने के बाद वहां पर हमें साइनेज पोस्टेड करना है। अब मान लो वो जो रिबार्स है वो अगर मान लो बंडल में है तो आपको वो बंडल में ही अच्छे से पैकिंग करके रखने हैं ताकि उसकी वजह से आप उसको इजीली हैंडल कर सकें। अब देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी रेटिंग कितनी आएगी। अब देखिए कि ये जो रश व्हीकल मूवमेंट है, ये जो अपना हजार्ड है, यानी कि बहुत सारी अगर मान लो व्हीकल रश हो गया तो इसकी वजह से वर्कमैन को इंजरी हो सकती है। तो ये जो इंजरीज का इम्पैक्ट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो उसका जो रेटिंग हम यहाँ पर लिखते हैं 4। फिर हमें देना है सेवरिटी रेटिंग। अब मान लीजिए ये जो व्हीकल रश हो रहा है जिसकी वजह से अगर मान लो वो किसी वर्कमैन को टकरा जाता है तो उसकी वजह से जो इंजरी होगी वो ज़्यादा किस्म की होगी, यानी कि उसका सेवरिटी रेटिंग जो है वो ज़्यादा आएगा, यानी कि हम यहाँ पर 5 कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 20। अब ये जो 20 है वो अगर हम रिस्क मैट्रिक्स में देखेंगे तो वो आएगा हाई, यानी कि H, तो यहाँ पर हम H लिखेंगे। वैसे ही देखते हैं कि सेकंड जो अपना हजार्ड है जहां पर वो व्हीकल को रिवर्स कर रहा है, उस हजार्ड में क्या होगा कि रिवर्स जब ले रहा है तो उसमें जो है उसकी रेटिंग ज़्यादा रहेगी, तो वो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर 4 और उसकी जो सेवरिटी रेटिंग है वो भी ज़्यादा आएगी, तो वो हम कंसीडर करते हैं 5। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 20, इसका मतलब उसका जो इम्पैक्ट लेवल रहेगा वो रहेगा हाई। अब देखते हैं कि तीसरे हजार्ड की रेटिंग हम कैसे देंगे। अब ये जो हजार्ड है अनलोडिंग ऑफ शार्प एज रिबार्स, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई लेवल से कम हो सकती है, तो यहाँ पर हम जो है वो 3 कंसीडर करेंगे। वो भी देखिए कि उसकी जो सेवरिटी है वो इम्पैक्ट यानी कि कितना हो सकता है, उसको कट इंजरी हो सकती है, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, मतलब वहाँ पर डेथ एक्सीडेंट या फिर ऐसा वैसा कुछ हो नहीं सकता, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर रेटिंग देंगे 3। तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9, यानी कि ये जो इम्पैक्ट लेवल है वो आएगा मीडियम। अब देखती कि हमारा 4 जो हजार्ड्स है उसकी रेटिंग हम कैसे देंगे। अब वो है इम्प्रॉपर स्टैकिंग। अब इम्प्रॉपर स्टैकिंग के बाद क्या होगा कि जो पॉसिबल आउटकम्स है वो ट्रिप होना या फिर फॉल इंजरी होना ये हो सकता है, मतलब यहाँ पर फटल एक्सीडेंट या फिर मेजर एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो आएगा 3 और इसकी सेवरिटी रेटिंग भी कम हो जाएगी, तो उसको भी हम लिखते हैं 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 9 और ये आएगा मीडियम में। अब देखते हैं कि इसके एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हम क्या दे सकते हैं। अब इसके एडिशनल कंट्रोल में ये कर सकते हैं कि जहां पर भी ये व्हीकल मूवमेंट होती है वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड लगा सकते हैं और वो स्पीड लिमिट में हम बाकायदा 20 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। उससे क्या होगा कि जो भी व्हीकल आएगी उनको पता चल जाएगा कि इस एरिया में जो है वो वर्कर काम करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो 20 किलोमीटर है और इसको फॉलो करना है, और साथ ही में हम वहाँ पर वार्निंग साइनेजेस भी लगाएंगे। फिर एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में क्या कर सकते हैं कि जब व्हीकल रिवर्स करते हैं उस वक्त हम क्या कर सकते हैं कि सेपरेट जो बैंक्समैन है वो हर एक व्हीकल को प्रोवाइड करा सकते हैं कि जब भी व्हीकल को रिवर्स करना है तो वो जो बैंक्समैन है बाकायदा फ्लैग के साथ में, जो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग उसके साथ में रहेगा, तो उसकी वजह से वो व्हीकल को इशारा करेगा ताकि वो जो व्हीकल है वो सेफली पोजिशन की जा सके। फिर एडिशनल मेजर्स हम क्या कर सकते हैं कि जो भी रिबार्स को अनलोड करना है जिसको शार्प एजेस है उसके लिए हम मशीनरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ज़्यादातर हम वर्कफोर्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। अब मशीनरी से अगर मान लो वो मटेरियल ट्रेलर से नीचे ले रहे हैं तो उसमें वर्कमैन जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो उसका जो रिस्क लेवल है वो हम कम कर सकते हैं। फिर और एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हम क्या कर सकते हैं कि जो भी स्टैकिंग यार्ड है जहां पर रेनफोर्समेंट स्टील बार को अनलोड किया जा रहा है वहां पर अनऑथराइज पर्सन्स को परमिशन नहीं दे सकते हैं, और उसके लिए हम वो जो एरिया है वो रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे अनऑथराइज पर्सन्स के लिए। अब ये जो एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हमने जो सजेस्टेड किए हैं इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इम्पैक्ट लेवल है ये कम हो जाएगा, यानी कि जो हाई कैटेगरी का इम्पैक्ट लेवल था वो अब वो कम हो जाएगा, यानी कि वो लो हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर L लिखेंगे।
अब लास्ट में आता है एक्शन बाय। अब एक्शन बाय में लिखेंगे कि कौन सा पर्सन जो है वो इस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो यानी कि साइट इंजीनियर आएगा या फिर साइट इंचार्ज आएगा। रिस्क असेसमेंट के 5 टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला है क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, फिर उसके बाद है क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, फिर उसके बाद है जेनेरिक रिस्क असेसमेंट, फिर उसके बाद है साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट और फिर उसके बाद है डायनामिक रिस्क असेसमेंट। तो चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वालिटेटिव जो रिस्क असेसमेंट है वो यानी कि होता क्या है। तो क्वालिटेटिव जो रिस्क असेसमेंट है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है रिस्क असेसमेंट का, और इस टाइप का जो रिस्क असेसमेंट है वो ज्यादातर आपने वर्क प्लेस में जो है वो देखा ही होगा। ये जो रिस्क असेसमेंट है ये बेस होता है पर्सनल जो भी जजमेंट हो या फिर जो असेसर है उसके एक्सपर्टाइज के ऊपर ये बेस होता है। तो इसमें जो असेसर होता है वो ज्यादातर यूज करता है उसके खुद के एक्सपीरियंस को, और उसके अलावा वो कंसल्ट करता है जो भी अदर एक्टिविटीज हो जो वहां पर हो रही हो और उसके जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके गाइडेंस को, और फिर वो जो असेसर है वो लास्ट में अपने डिसीजन के ऊपर पहुंचता है। कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी जो रिस्क असेसमेंट होता है वो स्टार्ट होता है एक सिंपल क्वालिटेटिव असेसमेंट से। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट में जो असेसर होता है वो रिस्क को कैटेगराइज करता है कि वो जो रिस्क की लेवल है वो खास तौर से ज्यादा है, मीडियम है या फिर कम है। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट में सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है जो भी वर्क प्लेस है उसका, और उस वर्क प्लेस में जो भी हजार्ड्स है उससे होने वाले जो भी आदमी को नुकसान है उसको फिर एग्जामिनेशन किया जाता है ताकि वो जो है वो एक डिसीजन के ऊपर पहुंचे कि इसमें जो है एग्जिस्टेंट जो भी प्रिकॉशंस लिए हैं या फिर कंट्रोल मेजर जो भी लिए हैं तो वो वहां पर एडुकेट है क्या, या फिर इसमें जो है ज्यादा हमें कंट्रोल मेजर्स लेने की जरूरत है जिसकी वजह से जो भी नुकसान आदमी को होने वाला है उस वर्क प्लेस में उस हजार्ड के कारण तो उसको जो है प्रिवेंट किया जा सके। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट जैसे कि आप देखते हो कि कोई अगर आदमी इंज्योर अगर हो गया है तो आपको देखने से ही उसको पता चल जाता है कि उसका जो रिस्क है वो हाई है, मीडियम है या फिर लो है। जैसे कि आप देखते हो दूसरे टाइप का जो रिस्क असेसमेंट है तो उसमें भी जो है हाई रिस्क को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसको एड्रेस किया जाता है, और लो लेवल का जो भी रिस्क है उसको फिर बाद में देखा जाता है और फिर उसमें देखा जाता है कि उसमें फर्दर एक्शन की जरूरत है क्या। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट में नंबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जैसे कि हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं सेवरिटी बाय प्रोबेबिलिटी से। यानी कि आपको पता चली गया होगा कि क्वालिटेटिव जो रिस्क असेसमेंट है उसमें इन्वॉल्व होता है खाली फॉर्मल जजमेंट का जो लिया जाता है सेवरिटी और उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। चलिए अब जानते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो क्वांटिटेटिव जो रिस्क असेसमेंट है इसका इस्तेमाल किया जाता है रिस्क को मेजर करने के लिए, और उसके लिए जो है न्यूमेरिक जो वैल्यू है वो असाइन की जाती है। और इस टाइप का जो रिस्क असेसमेंट है वो ज्यादातर यूज होता है जहां पर ज्यादा हजार्ड्स हो, जैसे कि एयरक्राफ्ट का डिजाइन हो या फिर कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हो या फिर न्यूक्लियर प्लांट्स हो, वहां पर इस टाइप का रिस्क असेसमेंट यूज किया जाता है। जब भी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट करना हो तो उसके लिए स्पेशल क्वांटिटेटिव जो टूल्स हो या फिर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और फिर उसके बाद उसमें एस्टिमेट किया जाता है कि उसकी सेवरिटी क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है उस हजार्ड के रियलाइजेशन के लिए। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो है रिस्क मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस एक्टिविटी में जो भी हजार्ड्स है उसका जो लेवल है वो हम रिस्क मैट्रिक्स की मदद से यहाँ पर निकालते हैं। चलिए बात करते हैं जेनेरिक रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो जेनेरिक जो रिस्क असेसमेंट होता है इसमें कवर किया जाता है जो भी कॉमन हजार्ड्स होते हैं, जो भी पर्टिकुलर टास्क आप कर रहे हो या फिर एक्टिविटी कर रहे हो उसके। तो ये जो जेनेरिक रिस्क असेसमेंट है इसके पीछे जो आइडिया है वो ये है कि इसकी वजह से आपको ज्यादा जो है वो पेपर वर्क ना करना पड़े। तो इस टाइप का जो रिस्क असेसमेंट है इसमें कंसीडर किया जाता है किसी एक्टिविटी को और फिर उसमें फाइंड आउट किया जाता है कि उसमें हजार्ड्स क्या है, और ये जो असेसमेंट होता है ये सिंगल असेसमेंट में होता है। फिर चाहे वो एक्टिविटीज जो हो रही हो अक्रॉस डिफरेंट एरियाज में या फिर डिफरेंट वर्क प्लेस में या फिर डिफरेंट साइट्स पर। यानी कि यहाँ पर एक सिंगल असेसमेंट में उस एक्टिविटी के जो भी हजार्ड्स है उसको यहाँ पर रिस्क असेसमेंट के लिए कंसीडर किया जाता है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अगर एक्टिविटी के जो भी रिस्क है वो अगर कॉमन है डिफरेंट एरियाज के लिए, डिफरेंट साइट्स के लिए, फिर भी वहां पर इन्वायरमेंटल जो चेंजेस है वो वहां पर रिस्क लेवल को अफेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि वहां पर नए हजार्ड्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको खास तौर से ये जो जेनेरिक रिस्क असेसमेंट है इसका जो बेस्ट यूज है ये आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करना चाहिए जो साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट है उसके लिए। चलिए बात करते हैं साइट स्पेसिफिक जो रिस्क असेसमेंट होता है उसके बारे में।
तो साइट स्पेसिफिक जो रिस्क असेसमेंट है इसमें कंसीडर किया जाता है स्पेसिफिक एटम ऑफ वर्क को, जिसमें आता है कि साइट का पर्टिकुलर लोकेशंस हो, इन्वायरमेंट हो या फिर जो पर्सन्स हो वहां पर काम कर रहे हो। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि हमें एक रिस्क असेसमेंट बनाना है, वो भी ड्रिलिंग के लिए। तो वो जो ड्रिलिंग की एक्टिविटी हो रही है तो उसमें ज्यादातर जो रिस्क हो सकता है तो उसमें हो सकता है कि जो भी रोटेटिंग पार्ट्स है उसमें इंटेंगलिमेंट होना, या फिर प्रोजेक्टाइल्स, या फिर जो भी टूल्स का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है तो उस टूल्स का जो भी हॉट पार्ट्स है उसके साथ में अगर कांटेक्ट आना तो वो भी उसमें रिस्क है, वाइब्रेशन होना या फिर नॉइज होना। तो ये जो सारी रिस्क है ये आपको ड्रिलिंग के ऑपरेशन में मिल जाती है। यानी कि इसके लिए जो है हम जेनेरिक रिस्क असेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यही अगर एक्टिविटी एक स्पेसिफिक लोकेशन में अगर की जाती है, एग्जांपल के तौर पर अगर हम यही एक्टिविटी कन्फाइंड स्पेस में अगर हम करते हैं या फिर किसी वेसल में करते हैं या फिर किसी टैंक में करते हैं तो इसके जो छुपे हुए जो हजार्ड्स है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर कन्फाइंड स्पेस में करते हैं तो वहां पर एक्सेस जो है वो कम हो सकता है या फिर वहां पर फ्लैमेबल जो गैसेस है वो प्रेजेंट हो सकती है। तो इसके लिए जो है हमें एडिशनल कंट्रोल मेजर्स जो है वो लेना बहुत ही जरूरी है। साथ ही में वहां पर आपको एटमॉस्फेयर का टेस्टिंग करना होगा, फिर वहां पर आपको स्पेसिफिक जो परमिट है यानी कि जो कन्फाइंड स्पेस का जो परमिट है वो वहां पर आपको लगेगा, उसके लिए आपको रेस्क्यू प्लान लगेगा। तो ये जो सारे हजार्ड्स और उसकी जो रिस्क यहाँ पर आ रही है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में आप काम कर रहे हो इसके लिए यहाँ पर आ रही है। इसलिए यहाँ पर साइट स्पेसिफिक जो रिस्क असेसमेंट है वो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस रिस्क असेसमेंट के कारण हम जो एडिशनल जो हजार्ड्स है जो छुपे हुए हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ड्रिलिंग की अगर एक्टिविटी आप अगर कर रहे हो वो अगर बाहर है यानी कि कन्फाइंड स्पेस के बाहर है, एक ओपन स्पेस में अगर कर रहे हो तो उसके लिए अगर आपके पास जेनेरिक रिस्क असेसमेंट है तो वो यहाँ पर वेल एंड गुड है, वो यहाँ पर चल सकता है। लेकिन वही अगर एक्टिविटी अगर आप कन्फाइंड स्पेस में कर रहे हो तो वो जो एक एक्टिविटी है ये एक स्पेसिफिक टास्क के अंडर आ जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर साइट स्पेसिफिक जो रिस्क असेसमेंट है इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात करते हैं डायनामिक रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो डायनामिक जो रिस्क असेसमेंट है इसमें क्या करते हैं कि जो भी ऑन द स्पॉट सिचुएशंस होती है उसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व है तो उस रिस्क को असेस किया जाता है, उस प्रोसेस को डायनामिक रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मानते हैं कि एक अकेला वर्कर किसी सिचुएशन में काम कर रहा है, लेकिन उस सिचुएशंस में वो कुछ देर के बाद जो है वो वहां पर खुद को जो है अनइजी महसूस करता है। तो वहां पर एक ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए ताकि उसको हेल्प मिल सके, या फिर ऐसी एक्शन होनी चाहिए जो हम उसके लिए ले सके। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि अगर वहां पर कुछ अगर गलत अगर उसके साथ हो जाता है तो उसके लिए वहां पर एक इमरजेंसी प्रोसीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स होती है जो अननोन है यानी कि हमें पता नहीं है कि वो अननोन रिस्क जो है वो कैसे आ सकती है, तो उसके बारे में ऑन द स्पॉट सिचुएशन के ऊपर जो भी रिस्क असेसमेंट उस प्रोसेस में किया जाता है उसे डायनामिक रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।